गाइस आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ऐसे एडवेंचरर की स्टोरी जिसको कि भाई ह्यूमैनिटी ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने ह्यूमैनिटी को बचाया सब लोगों के धोखा देने के बाद भी। और आज मैं इसी एडवेंचरर की स्टोरी तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं ये सिटी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये जितनी ज्यादा सुंदर है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। सिटी का नाम है लैब्रथ सिटी और इसी सिटी में काम करता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका की नाम है निक। निक यहाँ पर एक एडवेंचरर ग्रुप का हिस्सा है जिसका की नाम है मास्टर ऑफ वॉर। निक ना की एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है। निक के पास एक बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड भी है। इस शहर में निक की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। खुद ही सोचो, एक बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी है, अच्छी जॉब है, तो फिर क्या चाहिए और आखिर तुम्हें इसके अलावा। लेकिन तभी अचानक ही कुछ ऐसा होता है जिससे कि निक की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। निक का जो गुल्ड लीडर होता है ये इसे अपने पास बुलाता है। निक जाता है और तभी इसे पता चलता है कि इसका ये जो लीडर है इसने इसको निकाल दिया है टीम में से। निक पूछने लगता है आखिर मेरे से गलती क्या हो गई है। इसका लीडर इससे बोलता है देखो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, तुम लड़ नहीं पाते हो सही से। बेकार में ही मैंने तुम्हें वहाँ कूड़े के डब्बे से उठा के लिया है, मैं तुम्हें सड़क से उठा के लाया था। मैंने सोचा था तुम कुछ कर सकते हो लेकिन तुम किसी भी काम के नहीं हो, अब चले जाओ यहाँ से। निक अब सीधा यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। निक सब कुछ बता देता है कि इसको टीम से निकाल दिया गया है। निक की ये जो गर्लफ्रेंड है ये इससे बोलती है देखो अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। निक यहाँ पर अब समझ जाता है कि इसने ब्रेकअप क्यों करा। ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी ये सिर्फ इसलिए निक के साथ थी क्योंकि निक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टीम का हिस्सा था। निक के साथ अब यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा हो चुका होता है कि निक यहाँ पर बिल्कुल सदमे में आ चुका है। मान लो कि तुम बंदा डिप्रेशन में जा चुका है ये पूरी तरीके से, बारिश में बैठा हुआ है लेकिन इसे होश ही नहीं है। ये बस यही सोचे जा रहा है कि आखिर ये इसके साथ हो क्या गया। ये यहाँ पर रो भी रहा होता है लेकिन बारिश में कहाँ ही इसके आंसू दिखने वाले हैं। इसी वक्त निक के पास एक लड़की आती है जो कि इससे पूछने लगती है कि आखिर निक इतनी बारिश में कर क्या रहा है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से निक बहुत ही गीला हो रहा है और बुखार हो जाएगा इसे जल्दी। निक इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, बोलता है कि जाओ यहाँ से, लेकिन ये लड़की जाती नहीं है और इसे अपने शो की टिकट ऑफर करती है। इसे बताती है कि मैं एक आइडल हूँ और मेरा शो अटेंड करने जरूर आना। ये सब लगता है इसने देख लिया निक डिप्रेशन में, और सच कहूँ तो हाँ ऐसी चीजें खुशी देती हैं डिप्रेशन में। इसके बाद हम देखते हैं कि निक इस लड़की का शो अटेंड करने भी जाता है और शो अटेंड करने के बाद तो ये बंदा इस लड़की का पूरा फैन बन जाता है। पूरे मतलब इसके यार स्टफ टॉयज, इसकी सारे कपड़े सब कुछ इसी के नाम का लेके आ जाता है। इतना बड़ा फैन बन जाता है एक शो के बाद इसका। ये जो आइडल है इसका नाम है एजेट। अब एजेट की वजह से निक को उसका कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता है। ये सोच लेता है ये नया ग्रुप ज्वाइन करने वाला है और अभी अपना एडवेंचरर का काम आगे बढ़ाने वाला है। यहीं से अब अगला दिन लग जाता है। निक सोच के बैठा है कि वो नई एडवेंचरर टीम अपनी बनाने वाला है, इसीलिए वो मेंबर्स कलेक्ट करने सोचता है, शुरू करने वाला हूं मैं। अंदर जाते ही निक गिल्ड के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही इसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है। निक इससे पूछने वाला होता है क्या ये इसकी टीम ज्वाइन करेगा, लेकिन निक को यहाँ पर सारा मानने लग जाती है। निक इससे पूछ नहीं पाता, इतना ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी निक यहाँ पर हिम्मत करने लगता है। निक सोचता है कि उसे याद आने लगती है कि इसके बॉस ने इससे क्या कहा था और अब निक हिम्मत करके इससे बोलने वाला होता है। लेकिन इससे पहले एक बंदा कोई और ही आकर उस बंदे को ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ टीम ज्वाइन करो और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर लेता है उसका प्रपोजल। ये बंदा तो चला जाता है लेकिन निक इसके बाद भी काफी बंदों को अपनी टीम में लेने का ट्राई करता है, लेकिन कोई भी इसकी टीम में नहीं आता है और ये भी किसी टीम में नहीं जाना है। और अब निक अकेला बैठा हुआ होता है। यहाँ पर निक बैठ के खाना खा रहा होता है और अभी भी बस वही सोचे जा रहा होता है जो उसके ऊपर बीती है। इसी वक्त निक के टेबल पे आकर के और भी लोग बैठ जाते हैं। 3 और लोग आके बैठ जाते हैं और ये यहाँ पे आके बियर पीने लगते हैं। निक भी बियर ही पी रहा होता है और सभी लोग ये चारों के चारों मतलब यार डिप्रेशन में ही है एक तरह से, मुझे तो लग रहा है इन्हें देख के। चारों ही अपनी अपनी बियर खत्म करते हैं और बियर पीने के बाद साथ में टेबल पे मारते हैं अपना ग्लास और सारे एक साथ बोलते हैं हम किसी पे अब कभी भी विश्वास नहीं करने वाले हैं। और निक की तरह ये बात क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ बोली है तो यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर इन सभी के बीच में एक लड़की होती है जिसने की कैप पहन रखी होती है। इसका नाम है टाना। टाना सब लोगों से बोलती है सभी लोग बारी बारी अपनी स्टोरी सुनाओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सबसे पहले यहाँ पर टाना अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे ये एक बहुत ही अच्छी इमेज हुआ करती थी, ये पूरे क्लास में टॉप पे थी और सभी इसकी तारीफ भी करते थे इस चीज के लिए। इसके जो टीचर थे ये भी इसकी बहुत तारीफ करते थे कि इन्हें इस पे गर्व है। टीचर से ये बात सुनने के बाद टियाना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब टियाना यहाँ से जाने लगती है। टियाना आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज ही अपने फियांसे से मिलने वाली है। टियाना काफी खुश होते हुए और गाना गाते हुए जाने लगती है उस रेस्टोरेंट में जहाँ इसके फियांसी ने अभी से बुलाया है मिलने के लिए। टियाना जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचती है यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि टियाना को रोकती है। यहाँ पर ये जानती है क्योंकि टियाना को ये नहीं चाहती है कि टियाना को बुरा लगे, रोकने की कोशिश करती है लेकिन टियाना तो रुकती नहीं है ऊपर जाने से और टियाना ऊपर चली जाती है। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रिसेप्शनिस्ट रोकना क्यों चाहती है टियाना को, लेकिन जब ये ऊपर आती है तो मुझे पता चलता है ये क्यों रोकना चाह रही थी रिसेप्शनिस्ट। वो इसलिए रोकना चाह रही थी क्योंकि इसके फियांसी के साथ यहाँ पर कोई और लड़की बैठी हुई होती है। टियाना का ये जो फियांसी है ये इससे बोलने लगता है देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बोल के टियाना को काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है कि देखो मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब है और अलग से मैंने सुना है कि तुम क्लास में टॉप पे इस वजह से हो, पूरे स्कूल में टॉप पे तुम इस वजह से हो बस क्योंकि तुम टीचर को सिड्यूस करती हो और उनके संग गलत हरकतें करती हो। टियाना इससे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टॉप पे अपनी मेहनत के दम पे
आई हूँ। ये बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तुम कैसे टॉप पे आई हो, तो अब चुप रहो चलो। ये बंदा टियाना को रिजेक्ट कर देता है। ये कहता है इससे देखो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, वैसे भी तुम्हारी और मेरी शादी तो हमारी फैमिली की वजह से हो रही थी। अब बोल देना अपने फादर से कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। इस बंदे से ये बात सुनने के बाद तो टियाना यहाँ पर सदमे में आ चुकी होती है। वहीं ये बंदा चला जाता है अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से। सीन यहीं से चेंज हो जाता है। टियाना अपने फादर को बताने आती है सब कुछ, लेकिन इसके फादर को सब कुछ पहले से पता हुआ होता है कि टियाना को रिजेक्ट कर दिया गया है और टियाना के फादर का यहाँ पर काफी नाम खराब हो गया है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे थे। लेकिन अब लोग तो फायदा उठाएंगे अब टियाना के फेल होने का। बस इसी वजह से टियाना अब अपना घर भी छोड़ देती है। टियाना अभी शहर में आके अकेले रहने लग जाती है। यहाँ पर टियाना को लोग जॉब ही नहीं देते हैं, क्योंकि टियाना की आंखों को लोग डरावना समझते हैं। वैसे टियाना है काफी ज्यादा क्यूट, लेकिन अभी उसकी आंखें ऐसी हो गई हैं तो क्या कह सकते हैं। लोग तो टियाना की आंखें देख के डर जाते हैं, लेकिन अपने खर्चे चलाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से टियाना अब एडवेंचरर बनना चाहती है। टियाना की स्टोरी तो यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है, निक किससे कहता है चलो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो फिर यहाँ ये बंदा जो बैठा है इसका नाम है गाइस जैन। जैन अब अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जैन सभी को बताता है कि ये लास्ट टाइम जिस कंट्री में रहा करता था, ये वहाँ पे एक एज अ प्रिस्ट में वर्क करता था एक गॉड के टेंपल में। जैन बताता है कि उस वक्त इसके पास एक बच्ची आया करती थी और वो अपना ज्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड किया करती थी। आसपास के लोगों को भी जैन काफी ज्यादा पसंद था और जैन सबकी बहुत ज्यादा हेल्प भी किया करता था। जैन के साथ हमेशा एक बच्ची जो रहा करती थी, ऐसी से जैन के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करने की वजह से जैन से इसे अब मोहब्बत हो गई थी। एक दिन की बात है, जैन ऐसे ही अपनी जड़ी बूटियां बनाने में लगा हुआ था, तभी ये बच्ची इसके क्लोज आती है। इससे कहती है देखो मेरे ख्याल से मैं अभी तक बड़ी हुई हूँ या नहीं हुई हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे और क्लोज आना है। ये जैन को यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। जैन इससे बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम तो जानती हो एक प्रिस्ट हूँ और प्रिस्ट हमेशा गॉड के वफादार होते हैं और ये सब नहीं कर सकते प्रिस्ट किसी के साथ भी। जैन से ये बात सुनने के बाद तो इस बेचारी लड़की का दिल ही टूट जाता है। काहे की बेचारी 18 की हुई नहीं है, इसे ये सब करना है। सारी की सारी ये जैन की जड़ी बूटियां फेंक के यहाँ से भाग जाती है। जैन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जैन यहाँ पर अब अपने बाकी के काम में लग जाता है और वहीं ये लड़की सोच के बैठ जाती है कि अब इसे जैन से बदला लेना है। इसी तरह से अब ये दिन बीत जाता है। जैन वापस अपने कामों में लग चुका होता है। जैन खुशी खुशी वापस सभी लोगों का इलाज कर रहा होता है, अपनी दवाइयां बना रहा होता है। इसी वक्त यही लड़की जो कि रात को जैन को यहाँ पर छोड़ के भाग गई थी, ये जैन से बदला लेना चाहते थे जिसने की बोला था। ये आ जाती है यहाँ पर कुछ गार्ड्स को लेके। ये यहाँ पर जैन के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि जैन ने यहाँ पर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करी है। जैन यहाँ पर सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है उसने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ पर कोई उसकी कुछ नहीं सुनता है और अब इसे जेल में डाल दिया जाता है। इस समय जैन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। जैन यहाँ पर भाई ऐसे ही डिप्रेशन में पड़ा रहता है जेल के अंदर और समय बीतता रहता है और धीरे धीरे करके इसकी सजा पूरी हो जाती है। जैन की सजा तो पूरी हो जाती है, लेकिन अब इसे शहर में रहने की परमिशन नहीं मिलती है। काफी बेइज्जत करके इसको इस शहर से निकाला जाने लगता है। जाते हुए भी लोग इस पे कूड़ा कबाड़ा फेंक के मार रहे होते हैं और इसकी मोहब्बत इसे दूर से देख रही होती है। अब जैन शहर से बाहर आ जाता है। शहर से ये जैसे ही बाहर आता है यहाँ पर एक से एक रेस्टोरेंट मिलता है जिसमें कि एक लेडी अकेली काम करती है। जैन इससे यहाँ पर एक डील कर लेता है कि ये इसकी यहाँ पर इसका इलाज करेगा और इसके बदले ये लड़की इसे यहाँ पर रहने देगी और जैन इसके बदले यहाँ पर इसे डेट भी करने वाला है अलग से। अब इसी तरह से यहाँ पर भी जैन के काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जैन यहाँ पर इस लड़की के पास आता है, इस लेडी के पास आता है। ये लेडी जैन से कहती है तुमने मेरा कल इलाज किया था, उसकी वजह से अब मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मेरा काफी हद तक जो पिछले दिन का बुखार था वो भी खत्म हो चुका है। ये लड़की अब जैन से कहने लगती है मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पर अपना और टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, तुमने पहले यहाँ पर अपना काफी टाइम बर्बाद कर दिया है। जैन इससे ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। जैन के यहाँ से जाने से पहले ये लड़की जैन को काफी सारे टूल्स देती है जो कि जैन की सफर में हेल्प करने वाले हैं। ये जैन को बताती है कि एडवेंचरर बनना इसके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी कभी एक समय में एडवेंचरर हुआ करती थी और उसे उस समय बहुत मजा आया करता था। बस यही स्टोरी थी जैन की। जैन यहाँ पर अब अपनी स्टोरी बता चुका है और अब निक सब लोगों को अपनी स्टोरी भी बता देता है। और निक की स्टोरी क्योंकि तुम लोग जानते हो इसलिए ये नहीं दिखाई जाती है। ये तीनों ही यहाँ पर अब अपनी अपनी स्टोरी सुना चुके हैं। बची है यहाँ पर इकलौती गर्ल जो कि है एक हाफ ड्रैगन गर्ल। ये सब लोगों को बताती है कि इसका नाम कारून है और इसने अपने एक बहुत ही ज्यादा चाहने वाले से ही धोखा खाया है। ये यहाँ पर जैन को टारगेट बनाते हुए इसे कहने लगती है देखो मैं एडवेंचरर बस अपना पेट भरने के लिए बनना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह मेरा जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। कारून ने क्योंकि अपने किसी चाहने वाले से धोखा खाया है तो निक भी इसका दर्द समझ सकता है क्योंकि निक ने भी अपनी गर्लफ्रेंड से ही धोखा खाया है। सीन यहीं से चेंज हो जाता है। पिछले दिन इन सभी ने इतनी पी ली थी कि अब ये लोग यहाँ पर निक के घर पे यहाँ के लेट गए होते हैं और ये सब बहुत गहरी नींद में होते हैं। निक को जैसे ही होश आता है निक इन सबसे कहने लगता है तुम सब आखिर कौन हो। निक को याद आता है अब इन सब की पिछले दिन की स्टोरी कि ये सब कौन है। निक इन सबसे कहता है देखो अब तुम सब जाओ यहाँ से चलो। टियाना निक से कहती है देखो जाना तो तुम्हें पड़ेगा वो भी इन सबके साथ क्योंकि ये रूम मेरा है। अब टियाना से ये सुनने के बाद निक के आसपास देखता है और ये देखता है हाँ ये सही कह रही है। तो अब ये तीनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसी वक्त निक के दिमाग में ख्याल आता है। जैन और कारून थोड़े आगे चले जाते हैं। ये निक पीछे से इन्हें रोकता है रुको दोनों तुम दोनों, वैसे मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना था, क्या हम सब ऐसे ही सब कुछ होने देंगे। मैंने तुम सभी की कहानियां सुनी है, तुम खुद ही सोचो हमारे ऊपर क्या बीती है, सब लोगों ने हमारे साथ क्या है, चलो हम इन सब से बदला लेते हैं जो भी हम सब पे बीता है। निक इन सबसे कहता है चलो हम सब मिलकर अपनी एक एडवेंचरर पार्टी बनाते हैं, हम सब बस आपस में अपने ऊपर विश्वास करेंगे और इस दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। इसकी ये बात मान के निक की सब लोगों को निक की
काफी ये बात अच्छी लगती है और सभी लोग अब यहाँ पे फैसला कर लेते हैं कि ये लोग अपनी एक खुद की पार्टी बनाने वाले हैं। तीनों ही निक की बात से यहाँ पर अब सहमत होते हैं और गिल्ड में अब रजिस्टर कराने आ जाते हैं अपनी पार्टी के बारे में। ये आज से इनकी पार्टी का नाम होने वाला है सर्वाइवर और ये सब अब इसे एक टीम का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो ओल्ड लेडी होती है वो निक से पूछती है कि हाँ तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, तो निक बताता है इसको कि हाँ ये एक लास्ट टाइम काफी बड़ी उसका टीम का हिस्सा रह चुका है जिसका कि नाम वॉर गॉड हुआ करता था, तुम्हें तो पता ही है ये बात। निक को पार्टी बनाने की परमिशन मिल जाती है और अब से ये तीनों ही एक टीम में आने वाले हैं और इनको एक सी रैंक मिशन भी मिल जाता है। इनके लिए काफी अच्छी बात है, पहले दिन ही मिशन भी मिल गया। इसके बाद यहीं से जब रात हो जाती है निक सब लोग को अपने घर पे लेके आ जाता है और ये सब लोगों से कहने लगता है हमारी पार्टी के जो कि है 3 नियम होने वाले हैं। कारुनी से पूछती है कौन से, तो ये बताता है निक। पहला नियम, हम सभी लोग अपनी फेवरेट हॉबी की देखो एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे और कोई एक दूसरे का मजाक नहीं बनाएगा। दूसरा नियम, हमें हमारे फाइनेंशियर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ज्यादा खर्चे ना करें जिससे कि हमें हमारी पार्टी को चलाने में दिक्कत झेलनी पड़े कोई। इसलिए यहाँ पर निक फाइनेंसेस का ध्यान रखने के लिए टियाना को बोल देता है। टियाना मान भी जाती है और यहाँ पर निक बोलता है और अब हमारा लास्ट रूल, हर मिशन के बाद हमें जिंदा बच के वापस आना है और इस चीज का ध्यान रखने वाला है प्रिस्ट, यानी कि इस चीज का ध्यान रखने वाला है हमारा जैन। सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब भी इन लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वो पता है क्या है, वो ये है कि ये एक दूसरे पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ये सोच रहे होते हैं कि एक दूसरे पे आखिर हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं, इन लोगों ने इतना धोखा खाया है। इन लोगों से बोलता है निक देखो हम एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं, आखिरकार हमारे पास अब की बार गवाने के लिए है ही क्या। तो अब सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है निक की यहाँ पर। इसके बाद ये सभी लोग अब एक डंजन में आ जाते हैं एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स इन्हें पैसे कमाने हैं तो मिशन तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। जैसे ये डंजन के अंदर आते हैं यहाँ पर निक को सामने एक स्लाइम दिखता है। निक सब लोगों को बताता है कि इस स्लाइम को मारना इन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये लोग इसका बस हाथ से ही क्रिस्टल निकाल के स्लाइम को मार सकते हैं। निक स्लाइम का क्रिस्टल निकाल के सब लोगों से कहने लगता है देखो हमें इन क्रिस्टल को अपने पास रखना होगा क्योंकि इसी से हमें पैसे मिलने वाले हैं। निक की बात अब यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं और अब सभी लोग यहाँ पर स्लाइम में से क्रिस्टल निकालना चालू कर देते हैं। इन सभी को वैसे स्लाइम में से क्रिस्टल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि टियाना के मुंह पर एक स्लाइम आकर के चिपक जाता है। निक टियाना से कहने लगता है मुझे माफ करना, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि ये जो स्लाइम है ये मुंह पे आके चिपक भी जाते हैं और ये बिल्कुल तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे मुंह पे किसी ने केले का छिलका फेंक के मार दिया और इससे काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी फील होता है। टियाना के साथ ये जैसे ही होता है टियाना निक से कहने लगती है क्या ये तुम पहले नहीं बता सकते थे। अब टियाना को इतना गुस्सा आ जाता है कि ये अपना क्रिस्टल मैजिक से यहाँ पर स्लाइम को मारना चालू कर देती है, लेकिन यहाँ पर इससे एक गलती हो जाती है कि ये जो इसके क्रिस्टल हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये ज्यादा तेजी से यूज कर रही थी ना अपने मैजिक को, तो इसके जो क्रिस्टल हैं वो सीधा जाके कारून के लगने वाले होते हैं, लेकिन कारून अपने आप को बचा लेती है इस अटैक से। कारून अब टियाना से कहने लगती है मुझे लगा था कि मुझे तुम पे विश्वास कर लेना चाहिए। टियाना इससे माफी भी मांगती है, लेकिन कारून इससे कहती है अब की बार ये गलती मुझसे भी हो सकती है, अब मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। निक और जैन को अब लगने लगा था कि इन दोनों में दुश्मनी हो सकती है आगे चल के, लेकिन ये लोग फिलहाल के लिए ये बात भूलते हैं और क्रिस्टल निकालना जारी रखते हैं स्लाइम में से। इसी तरह से स्लाइम में से क्रिस्टल निकालते निकालते ये थोड़ा और आगे आते हैं तो इन्हें दिख जाता है यहाँ पर एक इवॉल्व स्लाइम जो कि काफी बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे ही टियाना इस स्लाइम को देखती है इसके ऊपर अपना आइस मैजिक फेंक के मारती है, जिससे कि ये जो इसका कोर होता है वो फट जाता है और ये स्लाइम भी यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाता है। स्लाइम के एक्सप्लोड होने की वजह से क्योंकि अब इनके कपड़े गंदे हुए थे, जो स्लाइम के टुकड़े थे वो इनके ऊपर आके गिरे, तो अब ये सब यहाँ पे अपने कपड़े साफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर टियाना को ये लोग बोलते भी हैं कि तुम्हें उस मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए था स्लाइम के ऊपर, लेकिन फिर भी टियाना भी बोलती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि वो मैजिक मुझे यूज नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। निक इन सभी से कहता है छोड़ो अब इस बात को और लंबा मत खींचो। अब निक अपने सारे कपड़े उतार देता है और इन सबको बताने लगता है कि इसकी आखिर कमजोरी क्या है। निक इन सभी को बताता है कि निक क्लोज रेंज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, निक बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को क्लोज रेंज कॉम्बैट में हरा सकता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई इसका अपोनेंट मैजिक यूजर है और वो दूरी से अगर इससे लड़ रहा है तो निक उससे आराम से हार जाएगा। अलग से निक कोई भी मैजिक यूज भी नहीं कर सकता है, तो समझ ही सकते हो तुम। निक इससे सभी लोग यहाँ पर पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हमें क्यों बता रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो हमें तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हें नहीं लगता कि हम ये तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। निक इन सबसे कहता है हाँ मुझे पता है, देखो इसमें लॉस तो है लेकिन फिर भी मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लें, इसलिए हमें एक दूसरे को अपनी कमजोरी बतानी चाहिए, तभी हमारा ये ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर तभी और ज्यादा इंक्रीज होगा। जैन भी यहाँ पर निक से सहमति दिखाता है। जैन बता देता है कि ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है, देखो अगर तुम इसे मार देते हो क्योंकि तुम इसे बहुत ही आराम से मार सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम इसे जल्द से जल्द निपटा दो क्योंकि इसे हीलिंग मैजिक आता है तो ये अपने आप को बहुत आराम से रिवाइव कर लेगा। दोनों की यहाँ पर बहादुरी देखने के बाद यहाँ पर टियाना खड़ी हो जाती है और अब कारून से जाकर के माफी मांगती है। ये बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी जो लास्ट टाइम तुम्हें वो हिट पड़ने वाला था। ये कारून को बता दिया कि ये फायर टाइप मैजिक के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये फायर टाइप यूजर के सामने कुछ नहीं कर सकती है, तुम इसे बहुत ही आराम से मार सकती हो। कारून इससे पूछती है आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। टियाना बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम ही यहाँ पर फायर टाइप यूजर हो। अब टियाना इतना बताने के बाद वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और अब इसे काफी ठंड लगने लग जाती है, तो यहाँ पर कारून एक काम करती है, वो अपने फायर मैजिक को यूज करती है और टियाना के सामने एक फ्लेम जला देती है। ये बोलती है देखो ये मत
सोचना ये मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए चलाई है, ये मैं इसलिए चलाई है, मैं तो तुम्हारे मुंह पे मार रही थी आपका गुला, लेकिन ये वहाँ पे चला गया। अगली बार लेकिन मैं ये हिट गलत नहीं करूंगी। टियाना इससे बोलती है कोई बात नहीं, अब की बार तुम अपना निशाना परफेक्ट लगाना। टियाना से ये बात सुनने के बाद अब कारून को भी काफी अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से अब इन सब में काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है इन सभी का। लेकिन एक बात और, तुम लोगों ने यहाँ ध्यान दिया कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रेवरी दिखाई है यहाँ पर मैंस ने, बिकॉज सीन चेंज हो जाता है। ये सारे के सारे अब फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पे कि इन्हें गॉब्लिन्स मिल जाते हैं काफी सारे। ये इन गॉब्लिन को हंट करने लगते हैं ताकि ये सभी के सभी किसी आसपास के विलेज पे हमला ना कर दें। यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स हैं इन सभी को ये लोग मार देते हैं। तो टियाना अपने मैजिक से ये देखने लगती है कि आसपास कोई गॉब्लिन तो नहीं है। तो टियाना को पता चलता है कि सीधे जाएंगे ये लोग तो फॉरेस्ट में, और अंदर जाने पे इन्हें 12 गॉब्लिन्स और मिलने वाले हैं और वहां पर गॉब्लिन का बॉस भी है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब बहस चल जाती है क्योंकि तुम्हें खुद सोचो, क्योंकि इनको कुछ खासा एक्सपीरियंस नहीं है इन सबकी पार्टी को और इनको एक बॉस से लड़ना है। तो देखो इन सबकी जान भी जा सकती है उस बॉस से लड़ने में, लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि वरना उन सब ने अगर आसपास के किसी विलेज पे हमला कर दिया तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तो निक यहाँ पर फैसला करता है ये लोग जाने वाले हैं उन सबसे लड़ने के लिए। अब सभी लोग टियाना के बताए हुए रास्ते पे चलने लगते हैं और गॉब्लिन के क्लोज जाने लगते हैं। देखो ये सभी लोग गॉब्लिन से लड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब वहाँ पे मर नहीं जा रहे हैं। अब हमें कुछ समय पहले कि इन लोगों की कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया जाता है जहाँ पे कि निक कारून से कहता है कारून तुम गॉब्लिन से क्लोज रेंज में फाइट लेने वाली हो क्योंकि तुम्हारा डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम सबके मुकाबले। वहीं टियाना इन सबको बैकअप देने वाली है और निक भी यहाँ पर साथ देने वाला है कारून का। और अलग से जो लास्ट बंदा बचा हमारा जैन इन सबकी पावर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाला है अपने मैजिक से और इन्हें हील भी करेगा जो बंदा डैमेज होता जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अभी लोग थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि सारे गॉब्लिन्स का झुंड होता है। कारून जैसे ही देखती है यहाँ पर गॉब्लिन के बॉस को, ये तो चली जाती है सीधा अटैक करने गॉब्लिन के बॉस पे और निक इसके पीछे पीछे जाने लगता है। प्लान के हिसाब से ये सभी लोग यहाँ पर वर्क करने लगते हैं। जैन सभी लोग यहाँ पर पावर इंक्रीज कर देता है अपने मैजिक से और वहीं पर टियाना सब लोगों को मिड रेंज से कवर देने लगती है। और फिर यहीं पर निक और सीधा कारून जाते हैं, सीधा ही गॉब्लिन के बॉस के पास कारून जाती है और सीधा ही एक ही अटैक में गॉब्लिन के बॉस को मार डालती है। कारून की पावर देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग थोड़े हैरान तो होते हैं, लेकिन अब चलो इनका मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। सभी गॉब्लिन्स को भी ये लोग मार चुके हैं और बॉस को भी। इनके ये लोग हॉर्न्स इकट्ठे करने चालू कर देते हैं क्योंकि इनको इनके गॉब्लिन के सींगों से ही पैसे मिलने वाले हैं। निक यहाँ पर एक गॉब्लिन का हॉर्न निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं रहा था निक से और निक उसे खींचने के चक्कर में पीछे गिर जाता है जहाँ पे वो सीधा टकरा जाता है कारून से। कारून के हाथ में यहाँ पर एक बैच था जो कि नीचे गिर के यहाँ पर टूट जाता है। बैच के टूटते ही अब हमें कारून की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कारून के साथ आखिर किसने बिट्राई किया था जो कि उसने भाई ह्यूमैनिटी से अपना ट्रस्ट ही खो दिया। काफी समय पहले कारून एक बार बस मार्केट में घूम रही थी, तभी इसे यहाँ पर एक मर्चेंट मिला जहाँ पे कि इसने एक लॉकेट को पसंद कर लिया, लेकिन मर्चेंट यहाँ पर इसको कीमत ज्यादा बता रहा था लॉकेट की, तो कारून उसे परचेज नहीं कर पाई। लेकिन तभी ये मर्चेंट कारून से कहने लगा देखो तुमने मेरा लॉकेट खराब कर दिया। कारून ने बस एक पल के लिए इसे छुआ ही था कि ये इस पर इल्जाम लगाने लगा कि तुमने लॉकेट तोड़ दिया, या तो इसे खरीद लो या फिर मैं तुम्हें गार्ड्स को दे दूंगा। कारून तो अब यहाँ पे फंस चुकी थी। इसी वक्त यहाँ पर कारून का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका की नाम कालियोस है। कालियोस यहाँ पर मर्चेंट का देख के पता लगता है मर्चेंट झूठ बोल रहा है। मर्चेंट से ये कहता है देखो तुमने यहाँ पर फंसाने की कोशिश करी है कारून को, या तो तुम इसे ये लॉकेट फ्री में दे दो या मैं तुम्हें गार्ड को दे दूंगा। और अब कारून बच जाती है इसी वजह से। मर्चेंट अपने आप को बचाने के लिए कारून को ये लॉकेट फ्री में ही दे देता है और कारून अब इस लॉकेट का हमेशा ध्यान रखती है। कारून ने कालियोस के साथ मिलकर के एक पार्टी बना ली थी। ये दोनों साथ में मिशन किया करते थे और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा करते थे। इसी तरह से अब और कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर कारून और कालियोस मिलकर के अपनी टीम के साथ एक मिशन पे आए हुए होते हैं जहाँ पर कि इन्हें एक स्नेक को हंट करना था। ये स्नेक बहुत बड़ा था। कारून की पार्टी वाले कारून से सांप से लड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें पीछे से बैकअप देंगे। इनकी बात मान के अब कारून जाके सांप से लड़ने लगती है। कारून सांप को अधमरा कर देती है और यहीं पर कारून के ऊपर सांप अपना जहर भी छोड़ देता है जिससे कि सांप भी अधमरा हो जाता है और कारून भी अब हिलने की हालत में नहीं रहती है। सांप के पॉइजन की वजह से कारून को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। यहाँ पर कारून की हालत काफी ज्यादा बिगड़ रही होती है, लिटरली दर्द से चिल्ला रही होती है। इसी वक्त यहाँ पर आके कालियोस से कहने लगता है मैंने बस तुम्हें इस्तेमाल करा, वो भी इसलिए ताकि मैं तुमसे ड्रैगन जैम छीन सकूं। कालियोस ने यहाँ कारून को सांप से आगे लड़ने इसलिए भेजा था क्योंकि सांप जो है वो बस एक ही बार अपना जहर छोड़ सकता है, फिर कालियोस उसे आराम से मार सकता था और मार भी दिया इसने। और ऐसे ही इसने ड्रैगन जैम भी छीन लिया जो कि कारून के पास था। कारून ने सोचा था वो जिंदगी भर उसे संभाल के रखेगी। कारून की पार्टी वाले कारून को इसी गुफा में मरने के लिए छोड़कर ये कारून से ड्रैगन जैम भी छीन के ले गए और कारून का ये जो सांप कारून ने मारा था ना इसके पार्ट्स भी उठा के ले गए थे ये यहाँ से। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कारून मरी नहीं। कारून बड़ी बुरी हालत में उस गुफा से कुछ दिनों बाद बाहर आ गई। इसी तरह से कारून यहाँ इस शहर में आ जाती है चलते चलते जहाँ पे अभी ये करंटली प्रेजेंट है और कारून को यहाँ पर ही खाने की आदत लगी थी। कारून एक्चुअली यहाँ पर चल रही थी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर इसे काफी पॉपुलर बंदा मिलता है जो कि काफी फेमस एडवेंचरर है। ये एडवेंचरर वैसे काफी पॉपुलर है और काफी कूल भी है। लोग इसे पागल समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन कारून को ये काफी ज्यादा कूल लगता है। कारून वैसे ही खाना ऑर्डर करने लगती है जैसे ये एडवेंचरर खाए जा रहा था और बस इसी तरह से कारून को अच्छे खाने की लत लग गई क्योंकि जब कोई डिप्रेशन में होता है तुम समझ लो
छोटी छोटी खुशियां भी उसे बहुत ज्यादा खुशी देती हैं। एडवेंचरर भी खाना खाता रहता है और उसको देख के कारून भी खाना खाती रहती है और एडवेंचरर जब यहाँ से जाता है तो कारून उसे थैंक यू भी कहती है उसे जाते हुए यहाँ से। कारून को खाने की आदत तो लग चुकी थी, लेकिन कारून ने अब यहाँ पर अपने सारे पैसे खाने में उड़ा दिए थे। लिटरली सभी पैसों का ये यहाँ पर खाना खा चुकी थी और अब इस पे खाने के लिए और पैसे बचे नहीं थे। तो फिर अब इसने फैसला कर लिया कि अब ये एडवेंचरर यहाँ पर बनने वाली है। और इसके बाद तो तुम बस जानते ही हो कि ये कैसे हमारे हीरो से मिले और कैसे ये बनी एक पार्टी ऐसा जिसका की नाम है सर्वाइवर्स। अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निक होता है वो एग्नेट के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर एग्नेट निक से पूछती है कि आखिर ये इतना उदास क्यों है, तो निक इसे सब कुछ बता देता है कि कैसे इसने जो कि है लॉकेट तोड़ दिया है कारून का। निक काफी ज्यादा यहाँ पर सोच रहा होता है। इससे एग्नेट कहती है मुझे पता है, देखो तुमने यहाँ पर कुछ गलती तो की है, लेकिन फिर भी ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी दोस्ती पे विश्वास रखो और जाओ कारून से जाके बात करो। निक एग्नेट की बात मान जाता है और अब कारून को मार्केट में ढूंढना चालू कर देता है और इसे मार्केट में कारून मिल भी जाती है। ये खाना खा रही थी हर बार की तरह यहाँ बैठ के। निक कारून के पास आकर के इससे फिर से इसके पेंडेंट तोड़ देने के लिए माफी मांगता है। कारून इसे कहती है तुम अभी उस बात को भूले नहीं हो, तुम भूल जाओ उस बात को, देखो मुझे काफी खुशी हो रही है कि वो टूट चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब आगे बढ़ गई हूँ। निक को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भी खुश हो जाता है इसकी खुशी देख के। सीना फिर से चेंज हो जाता है। शाम हो चुकी होती है और आज हमारे सर्वाइवर्स गिल्ड में बैठे हुए होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज इनको प्रमोशन मिल चुका है, इनकी पार्टी एक लेवल अप हो चुकी है। इसी वक्त रिसेप्शनिस्ट इनके पास आती है, इनसे कहती है कि आपको गिल्ड लीडर ने बुलाया है क्योंकि आज आपका लेवल अप हो गया, उन्हें आज आपको नया मिशन देना है। तो ये सभी लोग अब गिल्ड लीडर के पास आ जाते हैं और गिल्ड लीडर है एक बुढ़िया जिसका की नाम है मिस विल्मा। मिस विल्मा हमारे हीरोज को एक मिशन देती है कि इन्हें जाना है एक लेबरेटरी में और वहां से होली स्वॉर्ड को एक लेके आना है। वो होली स्वॉर्ड लाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कठोर पहरेदारी है। हमारे सर्वाइवर्स इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए था और मिस विल्मा इन्हें काफी अच्छा पैसा दे रही थी उस होली स्वॉर्ड को लाने का। हमारे सर्वाइवर्स अब आ जाते हैं सीधा लेबरेटरी के अंदर और यहाँ पे ये आ जाते हैं होली स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। यहाँ पर एक कैमरा सा लगा हुआ होता है, यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है, कोई पर्सन है शायद जो कि बोल रहा है कि अंदर जाओगे तो बहुत पछताओगे, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, ये सुनते ही नहीं है इस बंदे की बात और अब लेबरेटरी के अंदर आ जाते हैं। ये सभी जैसे ही अंदर आते हैं लेबरेटरी के, यहाँ पर इन्हें एक स्वॉर्ड मिलती तो है, लेकिन यहाँ पर तो भाई इसकी स्वॉर्ड का ऊपर का हिस्सा होता ही नहीं है। ये सब सोचने लगते हैं क्या ये टूट चुकी है स्वॉर्ड, ये जो होली स्वॉर्ड है ये आखिर किस तरह की स्वॉर्ड है यार, ये तो बोल भी सकता है ये स्वॉर्ड। इनसे क्या पूछने लगता है क्या तुम सब मुझे ले जाने आए हो। ये इनसे कहता है दोस्तों प्लीज मुझे अपना फ्रेंड बना लो, मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सभी इसे कहने लगते हैं नहीं हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, हम तुम्हें बेचना चाहते हैं ताकि हमें पैसे मिल जाएं। या स्वॉर्ड बेचारा सदमे में चला जाता है। स्वॉर्ड इनसे कहने लगता है देखो प्लीज मुझे बेको मत, मुझे अपने साथ रख लो, इसके बदले ये इन्हें बहुत सारी पावर्स देगा। स्वॉर्ड इन्हें बताता है कि ये एक एंजल का स्वॉर्ड रह चुका है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इन्हें बहुत ज्यादा पावर दे सकता है इनके पूरे ग्रुप को। निक यहाँ पर इस होली स्वॉर्ड की बात मानते हुए इसे उठा लेता है और इसी वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक लिक्विड मॉन्स्टर आ जाता है। इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जैसे टियाना देखती है, टियाना अपने आइस मैजिक इसके ऊपर शूट कर देती है, लेकिन इसका क्या ही फायदा होगा, भला वो तो लिक्विड है ना, क्योंकि टियाना ने ये जो क्रिस्टल मैजिक इसके ऊपर यूज करा है, ये बंदा तो यार ये मॉन्स्टर जो है ना ये सीधा इन्हीं के ऊपर फेंक के मारता है ये क्रिस्टल, जो कि सीधा कारून के आके लगते हैं और कारून यहाँ पे अब काफी डैमेज हो जाती है। ये देखने के बाद निक भी अब क्लोज रेंज में जाके लड़ना चालू कर देता है इस मॉन्स्टर से अपने छोटे से ब्लेड की मदद से, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि ये तो लिक्विड से बना है तो इस पे तुम कितने भी कट लगा लो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो फिर यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड होता है ये स्वॉर्ड इससे कहने लगता है निक से तुम एक काम करो मुझे इस्तेमाल करो। इसकी बात मानते हुए निक यहाँ पर स्वॉर्ड को यूज करने लगता है। निक यहाँ पर स्वॉर्ड को यूज करने की ट्राई करता है, लेकिन ये स्वॉर्ड तो वर्क ही नहीं करता। ये मॉन्स्टर इसी वक्त निक को रख के देता है जिससे कि निक यहाँ पर दूर जाके गिरता है और अब एक गड्ढे में गिर जाता है। तानिया निक की हालत देखने के बाद अपने एक आइस मैजिक को यूज करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर जमा देती है और अब ये बोलने लगती है कारून से जाओ जल्दी जाके निक को बचा के लाओ, हम दोनों जब तक इसे यहीं पर रोक के खड़े हैं। कारून के गड्ढे में कूदता है ये मॉन्स्टर यार अपने आप को रिलीज कर लेता है और कारून अब निक के पास आ जाती है और चट्टाने सारे हटा देती है जो कि निक के ऊपर गिर गई थी। यहाँ पर कारून जैसे ही निक के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है स्वॉर्ड निक से बोलने लगता है काम करो मुझे फिर से यूज करो। निक स्वॉर्ड की बात मानते हुए अभी से यूज करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि टियाना और यहाँ पे जैन खतरे में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कारून और निक और अब बाहर आ जाते हैं। फ्यूजन के बाद कारून और निक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि ये सिंगल अटैक में यहाँ पर खत्म कर देते हैं इस मॉन्स्टर को और अब दोनों ही थक चुके होते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद ये सभी लोग अब गिल्ड में आ जाते हैं, गिल्ड लीडर को स्वॉर्ड दे देते हैं और गिल्ड लीडर से पैसे ले लेते हैं। गिल्ड लीडर स्वॉर्ड को देख के थोड़ी हैरान तो होती है कि इसकी पावर पहले से काफी कम लग रही है, मुझे लगता है हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, ये वो स्वॉर्ड है ही नहीं। गिल्ड लीडर इसी वक्त यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इनकी पार्टी में एक नया बंदा एड ऑन हो चुका होता है जिसका की नाम है कुजुना। कुजुना इनसे कहता है हाँ मैं इनकी पार्टी का नया मेंबर हूँ और मेरा नाम कुजुना है। गिल्ड लीडर बोलती है एक मिनट तुम्हारा नाम है स्वॉर्ड से क्यों मिलता जुलता है। कुजुना बोलता है मुझे नहीं पता। अब ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर भारत ये लोग कुजुना से कहने लगते हैं तुम अपना नाम बदल के रखो क्योंकि हमें ही पता है कि तुम असल में वो लेजेंडरी स्वॉर्ड हो और तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और अब तुम एक ह्यूमन की बॉडी ले चुकी हो। कुजुना इनसे कहता है देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मेरा नाम यही है तो मैं नाम नहीं चेंज करने वाला हूँ। इसके बाद अब यहाँ से सीन फिर से चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन फिर से बीत जाता है और सब लोग अब सो के उठ जाते हैं। यहाँ पर निक को एक काफी डरावना सपना आया हुआ होता है जहाँ पे
कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे ब्रेकअप कर लिया है। वैसे तो वो हो चुका है, लेकिन निक को ये दोबारा याद आता है तो निक काफी डर जाता है और उस पर काफी बुरी बीतती है। थोड़ा टाइम और बीत जाता है, सभी लोग अब यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने आ जाते हैं, एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। यहाँ पर इन्हें किजुना की एक पावर के बारे में पता चलता है कि ये लोग आपस में मन में बात कर सकते हैं और कोई नहीं सुन पाएगा इनकी मन की बात। किजुना यहाँ पर काफी शैतान है यार, ये बंदा बिल्कुल एक बच्चे जैसा, ये भागता हुआ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार के आ जाता है। यहाँ पर निक इससे कहने लगता है तुमने मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मॉन्स्टर को मारा है लेकिन यहाँ पर थकावट मुझे क्यों हो रही है? किजुना बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था। यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि किजुना यार अपने आसपास वालों की स्ट्रेंथ को भी यूज कर सकता है। किजुना ने बताता भी है कि कैसे निक की स्ट्रेंथ यूज करी। यहाँ पर ज्यादातर लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारी कारून है वो तो समझ ही नहीं पाती है, कंफ्यूज होने लगती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग मार्केट में आ चुके होते हैं। यहाँ पर निक आया हुआ था किजुना और कारून के साथ मार्केट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज का मिशन तो कंप्लीट है तो चलो आज पेट पूजा हो जाए। लेकिन तभी ये लोग एक दुकान के बाहर आते हैं। यहाँ पे निक को याद आता है कि इसने इसी दुकान का तो पिछले दिन सपना देखा था जहाँ पे किसी गर्लफ्रेंड इसे मिलेगी। दुकान के अंदर आते हैं किजुना और कारून तो अपना ऑर्डर देके खाना खाना चालू भी कर देते हैं। और यहाँ पर देखो तो जरा निक को मिल भी जाती है इसकी गर्लफ्रेंड और ये यहाँ पर काट रही है एक नए लड़के का कि इसको पैसे चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर निक आ जाता है तो ये अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से नए बॉयफ्रेंड को लेके यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन निक इसके सामने इसका भांडा फोड़ देता है इस लड़की का और अब ये ब्रेकअप करा देता है इन दोनों का। लेकिन ये मानती तो यहाँ पर भी नहीं है, ये यहाँ पर अब लेके आ जाती है अपने किसी पार्टी वाले मेंबर को, अपने पार्टी वाले एक मेंबर को लेके आ जाती है जिसका कि नाम है लियोन। ये बंदा शेर जैसा दिखता है। ये लियोन से यहाँ पर निक को लड़वाना चाहती है और कारून को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। ये निक से पूछती है क्या ये इसकी बैंड बजाते, लेकिन निक इससे बोलता है नहीं हम बाहर बात कर लेते हैं। जैसे निक बाहर आता है यहाँ पर तो लियोन इससे माफी मांगने लगता है। ये बोलता है मुझे पता है वो लड़की खराब है। लियोन यहाँ पर निक को सब कुछ बता देता है कि ये निक की एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में बस इसी वजह से रुका पड़ा था कि उनके पैसे लेके भाग सके। और ये निक से भी पूछता है तो तुम अपनी पार्टी के पैसे लेके कब भाग रहे हो? हम दोनों एक काम करते हैं मिल के भागेंगे। यहाँ पर निक को इसकी ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। निक इसे रख के इसके मुंह पे एक मुक्का देता है और दूर उड़ा देता है। इसको अच्छे से पीटने के बाद निक अब इसका हाथ पकड़ लेता है। तभी इस लियोन की पार्टी का एक मैजिशियन आता है जो कि निक को पीछे से मैजिक चांट करता है निक के ऊपर, निक को दूर उड़ा देता है। और फिर लेकिन इनकी ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकती है। यहाँ पर अब कारून लेके आ जाती है गुड लीडर को और अब इस बंदे को भी ये लोग यहाँ पर दूर उड़ा देते हैं। और अब क्योंकि निक ने यहाँ पर लड़ाई करी है लियोन के साथ, इसलिए इन दोनों को पनिशमेंट मिलने वाली है। इसी वक्त लियोन यहाँ पर फायदा उठाते हुए निक को चैलेंज कर देता है। ये बोलता है कि मैं तुमको नकल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी पूरे की पूरी पार्टी को। निक लियोन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सब अब गुल्ड में आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर कौन एक दूसरे से बैटल करने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं आखिर क्या होता है इस गेम में। इस गेम में होता यह है कि मान लो तुम्हें सवाल दिए जाते हैं और सवाल अगर कोई गलत बोलता है तो उसको ना पंच खाना पड़ता है। उसको जो इसका टीम का लीडर होता है ना उस बंदे को पंच खाना पड़ता है अपोनेंट टीम के लीडर से, अगर सवाल गलत देता है तुम्हारी टीम का मेंबर तो। और जीतती यहाँ पर वही पार्टी है जिसके की टीम लीडर ने कम पंच खाए हुए होते हैं और जिसके सवाल ज्यादा सही होते हैं। ये लोग इस चीज के लिए लॉटरी निकालते हैं कि कौन किससे मुकाबला करने वाला है। और पता है नाम किसका निकलता है नाम कारून का। कारून मुकाबला करने वाली है निक की एक्स गर्लफ्रेंड से। कारून यहाँ काफी नर्वस हो जाती है ये जानने के बाद कि उसका नाम निकला है। वो नर्वस होगी भी क्योंकि देखा जाए तो वो कारून लड़ाई झगड़े में अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कारून बहुत ज्यादा मेहनत करती है पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाती है और अपना बेस्ट दे रही होती है वो। लेकिन तब भी वही जैन ने भी बार में आने जाना काफी ज्यादा बढ़ा दिया होता है ताकि ये पता लगा सके कि लियोन की पार्टी कैसी है। और इसे पता भी चलता है कि लियोन की पार्टी जो है वो एक नंबर के चोर टाइप के लोग हैं। मतलब यही है कि वो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, वो कितने भी हद तक गुजर जाएंगे। इसी तरीके से दिन बीतते रहते हैं और आज के दिन कॉम्पिटिशन होने वाला है लियोन और हमारे निक की पार्टी का, इसीलिए ये दोनों एक तरफ जमा हो गए होते हैं। दोनों ही पार्टी अब ग्राउंड में आ जाते हैं एक दूसरे से बैटल करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टी के मेंबर्स को इनके पेपर भी दे दिए जाते हैं और इनसे कहा जाता है चलो जल्दी से जवाब लिख के दो। कारून और निक्स की एक्स गर्लफ्रेंड दोनों ही अपने जवाब लिख के दे देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के आंसर में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो निक्स की एक्स गर्लफ्रेंड है उसके जवाब तो बहुत ज्यादा सही होते हैं कारून के मुकाबले। इसी तरीके से पहला राउंड खत्म होता है और यहाँ पे कारून हार जाती है, लेकिन निक किससे कहता है कोई बात नहीं अगली बार अपना बेस्ट देना। कारून यहाँ पे हार चुकी है और पहला राउंड लियोन की टीम जीती है तो फिर अब निक को यहाँ पर पिटना पड़ेगा। और निक को बहुत ज्यादा लियोन मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है और इसे काफी मजा आ रहा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारी टियाना कुछ सोचने में लगी पड़ी और वहीं कारून तो सदमे में जा चुकी है। ऐसे लगी नहीं रहा है कि ये जीतने वाली है। ये निक से बोल भी देती है। निक किससे कहता है नहीं हार मत मानो और कोशिश करो, जो सुनने के बाद कारून को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। निक की एक्स गर्लफ्रेंड कारून को यहाँ पर फिर से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की कोशिश करती है, कहती है रहने दो वो झूठ बोल रहा है तुम नहीं जीत सकती हो। अब यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और सेकंड राउंड स्टार्ट होते ही टियाना यहाँ से गायब हो जाती है। टियाना के साथ साथ यहाँ पर किजुना भी गायब हो जाता है और किजुना और टियाना हम देखते हैं कि पकड़ के लाते हैं लियोन की पार्टी के एक चीटर को। ये बंदा सीधा ही यहाँ पर लियोन की एक्स गर्लफ्रेंड को जवाब बता रहा था यहाँ पर किसी डिवाइस की मदद से। किजुना और टियाना इस बंदे को पकड़ के ले आते हैं और साबित भी कर देते हैं कि इन्होंने चीटिंग करी है। लियोन की टीम यहाँ पर चीटिंग के अपराध में पकड़ी जाती है और इन्हें अब जेल में डाल दिया जाता है। लियोन को जब यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तो ये लियोन सबसे बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ सर्वाइवर्स। गार्ड्स लियोन को अब जेल में लेके आ जाते हैं और लियोन ने यहाँ पर सिर्फ चीटिंग के केस में नहीं, लियोन
लियोन को यहाँ पर बंद किया गया। लियोन ने पहले भी काफ़ी सारे जुर्म किए हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ की हैं, इसलिए यहाँ पर इससे उन चोरियों का पता निकलवा रहा होता है। गार्ड से कह रहा होता है देखो मुझे जल्दी से बता दो तुमने अपना सारा का सारा खजाना कहाँ छुपा रखा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है, मुझे अच्छे से पता है। स्वॉर्ड के बारे में सुनते ही लियोन को याद आता है कि हाँ यार इसके पास एक स्वॉर्ड है, ये उसका नाम पुकारता है स्वॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक स्वॉर्ड आ जाती है जिसकी एक आंख हम देखते हैं, और इसी वक्त हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। स्वॉर्ड के आते ही सीन शिफ्ट होकर एक बार की ओर आ जाता है। यहाँ पे हम किजानो को देखते हैं जो कि कोई गेम खेलना चाहता है लेकिन इसे परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि ये गेम 18+ है। किजानो की भी कोई गलती नहीं है, देखो उसकी हाइट कम है यहाँ पर, ठीक है, बाकी वो वरना है तो 1000 साल से ज्यादा का। निक यहाँ काफी बोर हो रहा है तो इधर से उधर घूमने लगा पड़ा है, और भाई टियाना एक बंदे का बटुआ खाली करने में लगी पड़ी है जो कि एग्नेट का बॉयफ्रेंड है। भाई इस बंदे का नाम है डॉनी। एग्नेट का बॉयफ्रेंड डॉनी यहाँ से जाने लगता है वो अपना बटुआ खाली कराने। ये वहीं गेट से जब ये जा रहा था तो यहाँ पर लियोन आ जाता है गेट के अंदर से, और ये पता है किसको, ये ढूंढ रहा है निक को। लियोन यहाँ पर आता है सीधा टियाना के पास, ये पूछने लगता है मुझे जल्दी से निक का पता बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलता है कि मुझे पता है तुम उसकी पार्टी का ये हिस्सा हो इसलिए तुम्हें पता है, वो जल्दी से मुझे बताओ। टियाना से कहती हो अच्छा अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम कैसे मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। निक किससे बोलता है हाँ तुम झूठ नहीं बोलोगी क्योंकि अब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ और मैं अब आसानी से पता लगा सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और सच बोल रही हो। अगर गलती से भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी हाथों हाथ मार दूंगा, लेकिन अगर सच बोलती हो तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसलिए सच ही बोलना। टियाना इसके पास आने लगती है, इससे बोलती है ठीक है फिर मुझे अपने आखिरी शब्द बोलने दो, इसके बाद तो तुम मुझे मार ही दोगे। ये इसके पास आती है और फिर अपने किसी डिवाइस से यहाँ इसकी बॉडी को पैरालाइज करने की कोशिश करती है। इस डिवाइस में से काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं जिससे कि यहाँ पर लियोन की बॉडी कुछ समय के लिए पैरालाइज हो भी जाती है। टियाना भी यहाँ से भागने लगती है, मौका देख के इसी वक्त लियोन इसके सामने एक टेबल फेंक के मार देता है। टियाना हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी इसका असर कैसे हो गया खत्म इसके डिवाइस का। यहाँ पर ये जो टेबल था ना वो एग्नेट के बगल में जाके लगा था जिसकी वजह से एग्नेट बेहोश हो गई थी, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड डॉनी आके बचा लेता है एग्नेट को और अब लेके चला जाता है यहाँ से। अब टियाना के सामने बिल्कुल लियोन खड़ा हुआ होता है। टियाना को लगने लगता है बस अब इसकी मौत तो आ ही चुकी है। इसी वक्त यहाँ पर लियोन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जिससे कि ये इवॉल्व हुआ है और ये टियाना पे अटैक भी कर देता है, लेकिन सही टाइम पर हमारा निक अब बीच में आ जाता है और बचा लेता है ये सीधा यहाँ पर टियाना को। निक को यहाँ पर देखते ही लियोन यहाँ पर अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। यहाँ पर हमारा निक भी हैरान रह जाता है कि ये क्या लियोन है, लेकिन ये इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया आखिर। अब ये यहाँ पर निक पे भी भारी पड़ रहा होता है। निक समझ जाता है कि ये अकेले तो जीत नहीं सकता है लियोन से, तो ये टियाना से कहने लगता है चलो अब हम दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और अब दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर निक और टियाना का जो फ्यूजन है वही यार लिटरली बहुत ज्यादा मस्त लग रहा होता है। सब लोग इसको गॉडेस समझ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लियोन का फ्यूजन है ना ये इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर ये अपनी पावर पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, ये नॉर्मल सिटीजन्स पे अटैक किए जा रहा होता है जिनसे उन्हें काफी चोट आ रही होती है। लियोन बेचारा यहाँ तो ये बस बदला लेने आया था और ये अब ये यहाँ इस स्वॉर्ड के झांसे में फंस चुका है। ये दुआ मांग रहा है कि भाई किसी तरह से कोई बचा लो, ये सब ये नहीं करना चाहता है। लियोन का दर्द देखने के बाद निक और टियाना का फ्यूजन इसको बर्फ में जमा देते हैं, लेकिन लियोन की पावर ज्यादा थी तो ये बर्फ को तोड़ डालते हैं, लेकिन फिर ये एक काम और करते हैं, ये स्वॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर कार्ड मार देते हैं जिसकी वजह से अब स्वॉर्ड कुछ नहीं समझ पाता और लियोन अब आजाद हो जाता है। लियोन पहले जैसा होने के बाद यहाँ पर बस थैंक यू ही बोल रहा होता है निक को, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और अब इसके मन में कोई बदले की भावना नहीं रहती है। यहाँ पर लियोन देखा जाए तो पहले से ही क्रिमिनल था और अब की बार तो ये और भी बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। अब की बार इसे फिर जेल में डाला जाता है, वो भी हथकड़ियाँ लगा के। इससे निक यहाँ पर जेल में मिलने आता है। लियोन इसे थैंक यू बोलता है और इससे कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे हरा दिया। अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि निक और एग्नेट साथ में वॉक कर रहे होते हैं। यहीं पर एग्नेट अब थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ निक को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे पहले ये एक बार में वर्क किया करती थी, उसके बाद यहाँ पर एक बंदा आया जिसने कि एग्नेट को मौका दिया एक आइडल बनने का। यहाँ पर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस पसंद आ गई थी एग्नेट की, और अब इसी तरह से एग्नेट ऐसे ही आइडल बन गई। इसका जो बॉयफ्रेंड था वो एक रेस्टोरेंट चलाया करता था, लेकिन वो रेस्टोरेंट कम चलाया करता था और ऐसे ही सट्टे ज़्यादा लगाया करता था। ये बंदा अपने कमाए हुए पैसे तो लगा देता था सट्टे में, और ये यहाँ पर इग्निट के भी कमाए हुए पैसे जुए में उड़ा दिया करता था। ये इग्निट से पता क्या बोला करता था, और बोला करता था कि मैं तुम्हारे पैसे तो मैं बाद में लौटा दूंगा, ये सब ऐसे भी इन्वेस्टमेंट है, हमें रिटर्न बाद में मिल ही जाएंगे। इसी तरह से ये एक दिन और पैसे लेता है यहाँ पर इग्निट से उधार, और फिर इग्निट को दिखाने ले आता है कि ये किस तरह अपनी कमाई करता है। ये बोलता है कि चलो मैं दिखाता हूँ तो ये मैं कितना ज़्यादा कमाता हूँ। और ये वही दिन था जिस दिन लियोन ने अटैक किया था यहाँ हमारे निक पे। टियाना ने इसका बटुआ खाली कर दिया था और फिर ये हादसा हो गया था जिसमें कि यहाँ पर काफी ज्यादा जान खतरे में आ गई थी। तुम्हें याद हो तो इग्निट की। यहाँ पर अब सामने खड़े हुए होते हैं इग्निट का बॉयफ्रेंड, इसका मैनेजर और खुद इग्निट। इग्निट का मैनेजर बोलता है देखो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करवाता हूँ, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुकाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी आइडल से दूर रहना पड़ेगा। तुम भूल जाओ हमारी आइडल कौन है। और ये यहीं पर बोलता है इग्निट से तुम भी भूल जाओ कि ये बंदा आखिर तुम्हारे लिए कुछ है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, भूल जाओ अभी से। मैनेजर की ये बात सुनने के बाद यहाँ पर डॉनी यहाँ पर हैरान रह जाता है, लेकिन इसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। ये यहाँ पर ब्रेकअप कर लेता है और यहाँ पर इग्निट भी अब मान जाती है ब्रेकअप करने के लिए। अगली बार से ये जब भी मिलते हैं फिर इसके बाद एक दूसरे से ये कभी नजरें नहीं मिलाते और बस इग्नोर मारते
मारते रहते थे हमेशा। अब यहीं से कुछ समय और बीत जाता है। इग्निस का रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन इग्निस अभी भी थोड़े डिप्रेशन में है। लेकिन इग्निस बोलती है कि सब लोगों से मैंने गॉडेस को देखा है, मैं गॉडेस में अब ट्रस्ट करने लगी हूँ और अलग से अब मुझे विश्वास हो चुका है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ जिंदगी में। निक सोचने लगता है अरे ये उस गॉडेस की बात कर रही है, ये जरूर मेरे फ्यूजन के बारे में बात कर रही है। निक जानता है इस बारे में। सीन अभी ऐसे चेंज हो जाता है। यहाँ पर किजुना जो हमारा है वो एक मैगजीन को पढ़ रहा होता है। इसमें लिखा होता है एक बंदे के बारे में, एक स्टेपिंग मैन नाम के एक बंदे के बारे में, जो कि बच्चों को, छोटी लड़कियों को किडनैप कर रहा है और फिर उनका क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। किजुना पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता। ये लोग कह रहे होते हैं स्टेपिंग मैन जैसा कुछ नहीं होता है, अपना मुंह बंद करो, ये सब बेकार की बातें हैं। तभी एक लड़की होती है जो कि खिड़की के बाहर खड़ी हुई होती है। किजुना की सारी बातें सुन लेती है, बोलने लगती है मेरा नाम ओलिविया और मुझे तुम पे विश्वास है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। और किजुनो को भी इस लड़की से मिलकर काफी अच्छा लगता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं निक और किजुना दोनों ही आइडल शो देख के आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये लोग जाते हैं उस गली में। ये दोनों जैसे इस गली में आते ये देखते हैं कि एक गायब बंदा यहाँ पर जैन को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैन एक बच्ची को बचा रहा था। ये बंदा जरूर स्टेपिंग मैन है। यहाँ पर स्टेपिंग मैन भाग जाता है जैसे ही वो देखता है निक को। यहाँ पर जिस बच्ची को जैन ने यहाँ पर बचाया इसका नाम है रियाना। अब ये लोग लेके आ जाते हैं रियाना को बार में और यहाँ से इसको घर पहुंचा दिया जाएगा। रियाना थैंक यू कहने लगती है जैन को इसकी जान बचाने के लिए। जैन ने इसकी जान बचाई है, ये तो इसकी फैन से बन चुकी है। ऐसे कहने लगती है मुझे आपका स्टूडेंट बनना है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। और ऐसे ही कह के ये पास आने की कोशिश करती है जैन के, लेकिन निक पास नहीं आने देता। निक जानता है यार क्या हुआ था जैन के साथ। जैन इस बच्चे से बोलने लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगी तो, लेकिन मैं आज से तुम्हें 15 साल बाद अपना स्टूडेंट जरूर बनाऊंगा, पहले बड़ी हो जाओ। ये बच्ची बड़ी खुश होती है और बोलती है ठीक है फिर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अब किसी और एक गिल्ड में आ चुके होते हैं स्टेपिंग मैन का पता लगाने के लिए। ये यहाँ पर सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि स्टेपिंग मैन कौन है। वैसे हमारे सर्वाइवर्स काफी फेमस हो चुके हैं, ये वाले गिल्ड वाले लोग ना जानते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी जानते हैं कि सर्वाइवर्स बहुत ही ज्यादा फेमस पार्टी है। हमारे हीरोज रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाते हैं स्टेपिंग मैन के बारे में पूछने के लिए। स्टेपिंग मैन के बारे में रिसेप्शनिस्ट को कुछ नहीं पता होता है, उल्टा ये इन्हें एक मिशन पकड़ा देती है कि कुछ माउंटेन बैंडर्स को पकड़ के ला दो इनके लिए, क्योंकि ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं उन्हें और काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो जो माउंटेन बैंडर्स है। बात वही है कि जहाँ तुम्हारे बहुत सारे जानने वाले होते हैं वहीं तुम्हारे कुछ दुश्मन भी होते हैं। यहाँ पर एक एस नाम का बंदा होता है जो कि कहने लगता है रहने दीजिए रिसेप्शनिस्ट इनके बस की नहीं है, ये लोग दूसरे कामों में अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं चोरों को। टियाना को इसकी बात सुन के गुस्सा जाता है। टियाना इससे कहने लगती है आ जाओ शर्त लगाना चाहोगे, तुम कितना हारने के लिए तैयार हो। ये बंदा बोलता है जितना तुम्हारे पास है उतना लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। टियाना बोलती है तो फिर ठीक है चलो लग गई हमारी शर्त। इसके बाद ये यहाँ पर काफी अजीब जगह पे आ जाते हैं जहाँ का इन्हें लोकेशन दिया गया हुआ होता है। यहाँ पर इन्हें एक बंदा मिलता है बुड्ढा जो कि इन्हें रोकता है क्योंकि ये जगह सही नहीं है। यहाँ पर इन्हें बैंडेड्स मिल जाते हैं और ये तो इन्हें बड़ी आसानी से मार के पकड़ भी लेते हैं। इसके बाद अब ये लोग और भी अंदर आ जाते हैं। ये जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पर इन्हें एक बंदा मिलता है, ये भी एक प्रिस्टी होता है, ये एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है, वो भी एक बीमारी से, खतरनाक बीमारी से जिसका की नाम है येलो डेविल डिजीज। इस बंदे का नाम है नाल गारवा। ये जो येलो डेविल डिजीज है ये बहुत तेजी से फैल रही है, इसी वजह से इसका इलाज ऐसी जगह पे करना पड़ रहा है ताकि ये किसी और को ना हो जाए। ये लोग थोड़ी देर नाल गारवा से बातें करते हैं। उसके बाद ये लोग गिल्ड में आ जाते हैं। गिल्ड में आने के बाद अब क्योंकि ये लोग काम तो कर ही चुके हैं, अपने बैंडेड्स को पकड़ लिया तो अपना इनाम ले लेते हैं और टियाना अपनी शर्त भी जीत जाती है। जीते हुए पैसे से ये यहाँ पर सबको बियर की पार्टी देती है। पर यहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो तो टियाना से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और निक अब यहाँ पर कार्ड खेलने बैठ जाता है और निक के साथ सभी लोग कार्ड खेलने बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर ओलिविया आ जाती है। ओलिविया को देखने के बाद किजुना को काफी ज्यादा सक्सेस होने लगता है ओलिविया के ऊपर। ये इसके ऊपर इंजाम तक लगा देता है बल्कि, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ओलिविया भाग जाती है यहाँ से। ओलिविया जब यहाँ से गई थी तो पूरी छाती तोड़ के भाग गई थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लोगों को शक होने लग जाता है कि स्टेपिंग मैन और कोई नहीं वो ओलिविया ही है। सीन चेंज हो जाता है। यहीं से अब हम देखते हैं कि जैन ने जिस बच्ची की जान बचाई थी ना उसकी मदर आ चुकी होती है पार में। ये आती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। निक पहचान जाता है इसकी मदर को। ये बोलने लगता है आप तो बहुत ही फेमस एडवेंचरर रह चुकी हैं। ये लेडी निक से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। निक इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे टीच करें कि ये और भी ज्यादा स्किल्स को अपनी इंप्रूव कैसे कर सकता है। ये मान जाती है और फिर अब इसे ट्रेनिंग देने लग जाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ पर ये लोग जानकारी इकट्ठी करना जारी रखते हैं स्टेपिंग मैन के बारे में। निक अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। निक ऐसे ही करके और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है अपने स्किल्स को और अब थोड़ा मैजिक भी यूज करना सीख जाता है। इसके बाद निक जब और भी ज्यादा बेहतर बन चुका होता है ये सबसे पहले मिलने आता है यहाँ पर लियोन से। ये लियोन से पूछने आता है क्या ये स्टेपिंग मैन के बारे में कुछ जानता है। लियोन इसे मना कर देता है कि नहीं माफ करना नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता उसके बारे में। इसके बाद निक अब सभी लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पर ये लोग स्टेपिंग मैन के बारे में काफी जानकारी निकाल चुके होते हैं इनकी काफी दिनों की मेहनत के बाद। इसके बाद ये आते हैं उसी जगह पर जिन्होंने लास्ट टाइम उन चोरों को इन्होंने हंट किया था। यहाँ पे इन्हें वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इन्हें पहले भी मिला था। ये स्टेपिंग मैन के बारे में इससे पूछते हैं, ये बताता है कि नहीं जानता हर बार की तरह और फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही यहाँ इन्हें सबसे पहले मिलती है ओलिविया। ओलिविया इन पे अटैक कर देती है क्योंकि यहाँ पर काफी धुंध हो रही थी और इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ओलिविया ने देख लेती है वो रुक जाती है
ये लोग भी ओलिविया से पूछते हैं क्या तुम स्टेपिंग मैन हो। ये बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर ही हूँ, मैं स्टेपिंग मैन नहीं हूँ। ओलिविया से थोड़ी पूछताछ के बाद इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ओलिविया स्टेपिंग मैन नहीं है और स्टेपिंग मैन कोई और ही है। ये लोग खंडर के थोड़ा और अंदर आ जाते हैं। यहाँ अंदर आते ही अब इन्हें एक बच्ची मिलती है जिसका की इलाज किया जा रहा था। ये सभी इस बच्ची की बॉडी को यहाँ पर चेक करने लग जाते हैं। तभी इसके गले के पास, इस बच्चे की गले के पास इन्हें मिलता है यहाँ पर एक रेड फ्रेगमेंट। ये सभी इस रेड फ्रेगमेंट को यहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ओलिविया इसे तोड़ देती है और अब सबको पता चल चुका है कि स्टेपिंग मैन कौन है। ये लोग इस बच्ची को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बच्ची पहले ही मर चुकी होती है। सीन यहीं से चेंज होता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि निक लड़ रहा होता है नालगारवा से। ये नालगारवा से कहता है तो तुम हो स्टेपिंग मैन। वैसे हमें पहले ही सोच लेना चाहिए वो तुम ही हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को ये बीमारी हो गई, ये येलो डेविल डिजीज, लेकिन आखिर तुम्हें क्यों नहीं हुई। तुम्हें याद होगा निक ने नालगारवा से लड़ने के लिए कितनी ज्यादा पहले ट्रेनिंग की थी। इसी वजह से निक अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और ये यहाँ पर नालगारवा को हरा भी देता है। नालगारवा अपनी यहाँ पर हार मान लेता है और स्टेपिंग मैन फाइनली पकड़ा जाता है इतने लंबे सफर के बाद। यहाँ पर अब नालगारवा सब लोगों को बताने लगता है कि क्यों आखिर उसने इतना घिनौना काम करा। ये बताता है बहुत टाइम पहले ये बीमारी इसकी बेटी को हो गई थी, ये येलो डेविल डिजीज उसको हो गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसको इस बात की दिक्कत नहीं थी इसकी बेटी मारी गई, इसको दिक्कत इस बात से थी कि सब लोगों ने उसका मजाक बनाना चालू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है ना ये फैलती है भाई संभोग की वजह से। इसकी बेटी का मरने के बाद किसी ने अफसोस नहीं मनाया, बल्कि सब लोगों ने उसका बहुत बुरी तरह मजाक बनाया कि क्या ही करके गई है इसकी बेटी। और बस यही नालगारवा ने साबित करने के लिए ये सब किया कि इसकी बेटी ने कुछ नहीं किया था और ये बीमारी और भी वजह से फैल सकती है। जैन को यहाँ पर नालगारवा से काफी ज्यादा हमदर्दी होने लगती है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही प्रेस्ट है तो हमदर्दी तो होगी। किजुना जो कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ था तभी इसको यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है। ये बोलने लगता है यहाँ पर कोई तो आ रहा है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सब लोग चौकन ना हो जाओ। किजुना ने बस यहाँ पर इतना बोला ही होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक नाइट की जिसने की पूरा ब्लैक आर्मर पहन रखा होता है और फेस मास्क इसका व्हाइट होता है। ये यहाँ पर आते ही पहले नालगारवा को उड़ा देता है यहाँ पर अपनी एक लेजर बीन से और फिर बाद में यहाँ पर जैन को भी उड़ा देता है। ये नालगारवा से बोलने लगता है बहुत अच्छा काम करा लेकिन अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, वक्त है तुम्हारे मरने का। लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये यहाँ पर पूरन की भी खींच के लाभ देता है और फिर टियाना के भी, जिसकी वजह से दोनों एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाती हैं। बचा यहाँ पर निक और जैन ओनली। ये नाइट तो भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है सिवाय ओलिविया के। ओलिविया में काफी दम है, ये बहुत अच्छे से इससे लड़ रही होती है और इस पे भारी भी पड़ रही होती है। शायद से जल्दी बोल दिया, ये ओलिविया कुछ ही समय के लिए इस पे भारी पड़ रही थी। यहाँ पर ये जो नाइट है ये इस पे भारी पड़ने लग जाता है और यहाँ पर अब दिखने लगता है निक और जैन को कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ये नाइट। तो ये दोनों यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं। ओलिविया जो कि अब भी इस ब्लैक नाइट से लड़ने की कोशिश करने में लगी पड़ी है। ये ब्लैक नाइट ओलिविया को यहाँ ग्रेविटी वॉल में बंद कर देता है जिससे कि ओलिविया की यहाँ मरने जैसी हालत हो जाती है। ओलिविया यहाँ लगभग हारी चुकी है और अब मैदान में आ जाते हैं जैन और निक के फ्यूजन। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग ब्लैक नाइट से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं और भाई काफी अच्छी लड़ाई दे रहे होते हैं। ये से देख के तो लग रहा है कि दोनों ही टक्कर के हैं, दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल रहे होते हैं और तभी ओलिविया अपने क्रिस्टल बॉल से आजाद हो जाती है। निक और जैन के फ्यूजन ने इस ब्लैक नाइट को रोक रखा होता है। तभी ओलिविया भागती हुई आती है और इसका मास्क तोड़ देती है अपने एक अटैक से। मास्क के टूटते ही ये ब्लैक नाइट यहाँ से जाने लग जाता है। ये बोलता है कि अभी यहाँ रुकना सही नहीं होगा, ऐसा बोल के ये यहाँ से चला जाता है। लेकिन हरामी है ये बहुत बड़ा, जाने से पहले काफी बड़ा धमाका करके जाता है। इस धमाके के बाद काफी धुआं हो गया था। धुआं जैसे ही हटता है यहाँ पर किसी को खास चोट तो नहीं आती है लेकिन नालगारवा इसकी यहाँ पर हालत बिगड़ चुकी होती है। यहाँ पर जैन इसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नालगारवा इसे कहता है रहने दो, क्योंकि ये बताता है कि मेरी मौत होने वाली है और नालगारवा यहाँ पर मारा भी जाता है कुछ समय बाद। अब देखा जाए तो केस तो सॉल्व हो चुका है लेकिन जो क्रिमिनल है वही मारा जा चुका है। सभी लोग अब यहाँ पर ओलिविया से पूछने लगते हैं आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, एक रिपोर्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग आखिर कैसे हो सकता है। इनके इतना ज्यादा पूछने पे अब ओलिविया को इन्हें बताना पड़ता है। ओलिविया ने बताती है कि ये एक रिपोर्टर भी है, एक एडवेंचरर भी है, लेकिन इसके अलावा ये एक डीमन वेपन है जिसका की नाम है स्वॉर्ड ऑफ प्रोविस। इनका ये मिशन भी अब यहीं पर खत्म हो जाता है और अब कुछ समय और बीत जाता है। सब कुछ अब पहले जैसा ही हो जाता है। निक यहाँ पर याद कर रहा होता है आर्गस के बारे में जो इसकी पुरानी पार्टी का लीडर हुआ करता था। कुछ चोरों ने यहाँ पर निक की फैमिली वालों को मार दिया था लेकिन फिर आर्गस ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और फिर इसका ध्यान आर्गस नहीं रखा हमेशा। निक सोच रहा होता है कि आर्गस ने बस इसको इस वजह से निकाल दिया क्योंकि निक यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेहतर समझा करता था। काश निक ने यहाँ पर अपना बर्ताव थोड़ा चेंज कर लिया होता। निक यही सोच रहा होता है। निक के बाद हम यहाँ पर सभी लोगों को धीरे धीरे करके देखते हैं, जैसे कि जैन आज भी लोगों का इलाज किया करता है। भले ही यहाँ पर इसको कोई फायदा नहीं होता है लेकिन इसका मन नहीं मानता है लोगों का इलाज किए बगैर। टियाना ने भी अपनी गैम्बलिंग बंद नहीं करी है। ये आराम से रात को सो के उठती है, देरी से उठती है, जल्दी उठती है, फिर बाद में उठते ही पहले स्मोक करती है और फिर गैम्बलिंग करने निकल लेती है। वहीं जो हमारी कारून है वो आज भी अपनी पुरानी पार्टी के लीडर को ढूंढने में लगी पड़ी है ताकि ये उससे अपना ड्रैगन जैम वापस ले सके। ये यहाँ पर मार्केट में घूम रही होती है और घूमते घूमते उसी मर्चेंट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे इस सबर की इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मर्चेंट किसी और बच्ची को लूट रहा होता है तो कारून यहाँ पर बचा लेती है इस बच्ची को यहाँ पर इस मर्चेंट से। और इसके बाद ये अपनी पार्टी वालों के पास आ जाती है। इसकी पार्टी वाले से बताते हैं कि ये सभी जाने वाले हैं ब्लैक मार्केट में एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए और इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि वो जिस ब्लैक नाइट इनके ऊपर अटैक किया था ना वो वहां पर इन्हें मिल सकता है। कारून भी सोचने लगती है शायद वो इस ब्लैक मार्केट के थ्रू पता लगा सकती है कि उसका ड्रैगन जैम
कहाँ पर है। तो सभी लोग यहाँ पर फैसला कर लेते हैं कि ये लोग जाने वाले हैं ब्लैक मार्केट में, ताकि ये डीमन लॉर्ड, डार्क डीमन लॉर्ड के और ज्यादा क्लोज जा सकें। और इसके साथ ही अब हम एंडिंग में देखते हैं कि यहाँ पर किज़ुना बोल रहा होता है ओलिविया से, मेरे ख्याल से हम डार्क डीमन लॉर्ड के क्लोज जा सकते हैं और हम उसे शायद कॉन्कर भी कर सकते हैं। ओलिविया इससे बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? किज़ुना बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ अपनी पार्टी के मेंबर्स को और इन्हें मैं पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। गाइस ये एनीमे तो यहीं पर खत्म हो चुका, तो चलो मिलेंगे किसी और एनीमे में, तब तक के लिए सायोनारा।